नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विज्ञान में। बिहार पुलिस केमिस्ट्री। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रसायन विज्ञान से हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। भाई आपको बताता चलूँ कि बिहार पुलिस में रसायन विज्ञान के प्रश्न ठीक ठाक पूछे जाते हैं। ठीक ठाक कहने का मतलब कि लगभग 10+ प्रश्न रहते हैं। तो 10+ प्रश्न अगर आपका कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है वह डाउन होने की संभावना है। तो इसलिए उन सारे पहलुओं पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं जहां से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं, है ना। उन सारे टॉपिक को मैं आप लोगों को मजबूत कराने की कोशिश में हूं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि 23 तारीख से, जी हाँ 23 जून से आपका क्लास जो है वह बिल्कुल एक्टिव मोड में शुरू हो जाएगा। जैसे अभी आपको 1 क्लास 2 क्लास मिल रहा है ना, लेकिन 23 तारीख से, जी हाँ 23 जून से आपको क्लासेज जो हैं वह भरपूर मात्रा में मिलेगा और बिल्कुल एक वे में मिलेगा। तो आप लोग अपना कमर कस लीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो नहीं देख रहे हैं तो आप लोग शेयर करके उनको ही बता दीजिएगा। क्योंकि 23 तारीख से सब कुछ एकदम देखिए 23 तारीख से क्यों हो रहा है, क्योंकि 23 तारीख के बाद आपका 45 दिन बचेगा और इन 45 दिनों में आपको वो सब कर लेना है जो अब तक आपने नहीं किया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इसका PDF भी हमको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा, है ना। तो बिना वक्त गवाए हुए अब मैं क्लास को शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न, भारी जल की खोज किसने की थी। अच्छा, इसमें से कुछ प्रश्न मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में भी देखे गए होंगे, तो इसलिए लगभग इसके जो 50 क्वेश्चन हैं इसमें जो ऐड किए गए लगभग कहीं ना कहीं एग्जाम में मिले हैं, किसी न किसी एग्जाम में मिले हैं। तो इस वजह से ये 50 प्रश्न जो हैं अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए, भारी जल की खोज किसने की थी। तो भारी जल यानी D2O, भारी जल D2O की खोज यूरे ने की थी। किसने की थी? यूरे। जी हाँ, वैज्ञानिक का नाम है यूरे ने इसकी खोज की। दूसरा नंबर सवाल है अचार। अचार जानते हैं ना, आम का हो गया, नींबू का हो गया, चाहे जिस चीज़ का भी अचार हो गया। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें से कौन सा अम्ल मिलाया जाता है। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। जी हाँ, अचार के परिरक्षण हेतु उसमें एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर सवाल है अम्ल व क्षार। अम्ल यानी एसिड और क्षार यानी बेस। अम्ल व क्षारों की पहचान के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो अम्ल व क्षार के देखिए, अम्ल से हम पिछले 2-3 वीडियो में आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। अम्ल जो है वह लिटमस पत्र पर अगर उसको हम देते हैं तो अम्ल जो है वह क्या होगा, लाल करेगा कि नीला करेगा। हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि अम्ल जो है वह नीला से लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये हमने बताया था। तो अम्ल के पहचान के लिए और क्षार के पहचान के लिए लिटमस पेपर और मैथिल ऑरेंज का भी प्रयोग होता है। दोनों नाम याद रखिएगा, मैथिल ऑरेंज। और भी प्राकृतिक चीज़ हैं, उसको हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम लोग आपको चर्चा करेंगे, स्पेशल जब क्लास कराऊंगा। हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। अम्ल व क्षारों की पहचान के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो लिटमस पत्र है और मैथिल ऑरेंज भी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जी हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। जी हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका जलीय विलयन कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब अगर आपसे पूछे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निम्न में से कौन है, तो बताएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 या ट्वाइस बोल दीजिए। चलिए, किसके द्वारा pH मान को मापा गया है। अच्छा, आपने सुना होगा कि रक्त का pH मान, समुद्री जल का pH मान, लार का pH मान, दूध का pH मान, नींबू का pH मान। तो ये जो pH मान है यह किसने मापा, किसने शुरुआत की कि भैया pH मान भी होता है मापने के लिए। तो यह इसका नाम है सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन ने pH मापक को भी बनाया जिसका pH स्केल आप कहते हैं, और उससे इसने pH मान को मापा। चलिए, 6 नंबर प्रश्न, साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि जब फीवर आता था आपको पहले, आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर हो गया है, पहले फीवर आता था तो देखा होगा आपने कि एक थर्मामीटर होता है जो आपके साइड में या फिर ऐसे मुंह में लगाया जाता है, तो उसमें देखिए पारा भरा होता है।
तो यही पूछ रहे कि जो साधारण तापमापी होता है, जो कम ताप मापने वाला, उसमें पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा का ऊष्मीय प्रसार और मान जो है उच्च गुणांक उच्च होता है, मतलब हल्का सा भी अगर उसको ताप मिलेगा तो वो प्रसारित होने लगता है। इस वजह से उसको हम लोग प्रयोग करते हैं निम्न तापमापी में या साधारण तापमापी में इसका प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि पारा का ऊष्मीय मान प्रसार गुणांक उच्च होता है, ये ध्यान देना है। स्वर्णकार, स्वर्णकार मतलब जो सोने का कार्य करते हैं, जो सोने का आभूषण बनाते हैं, स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया मिश्रण है। सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न को बस घुमाया गया है। एक्वा रेजिया, आपको पता है कि एक्वा रेजिया में सोना को गलाया जाता है। जी हाँ, आपको पता है ना, एक्वा रेजिया में सोना को गलाया जाता है। और इसमें एक्वा रेजिया में होता क्या है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों ध्यान दीजिएगा। एक्वा रेजिया में होता क्या है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते। कपड़े पर से जंग के दाग हटाने के लिए किस अम्ल के विलयन का प्रयोग करते हैं? तो कपड़ा पर अगर जंग का धब्बा लग गया तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का विलयन जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। अब आप ये बताइए कि ऑक्सैलिक अम्ल किस चीज़ में होता है, कौन से खाने की चीज़ में होता है? तो आपको पता है कि पालक और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो क्या पालक और टमाटर से जंग के धब्बे हटाया जा सकता है? कमेंट करिए तो जरा आप लोग कितना कॉमन सेंस लगाते हैं। देखिए, जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड के विलयन का प्रयोग किया जाता है और पालक और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो क्या टमाटर या पालक से जंग के धब्बे जो हैं वो हटाए जा सकते हैं? यस या नो? 9 नंबर सवाल, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल होता है वह जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। जल की कठोरता को किन पदार्थों से दूर किया जाता है? जल की, देखिए जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको बताऊंगा। जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। यहाँ क्लियर नहीं किया है आपको, जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल की कठोरता को दूर की जा सकती है। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बताऊंगा कि किस कारण से कठोर होता है और इसको कैसे दूर किया जाता है, परम्यूटेड विधि कौन है, गर्म करके किसे दूर किया जाता है ना, ये सब कुछ मैं आपको क्लियर करा दूंगा, परेशान नहीं होना है। चलिए आगे। निम्न में से किसे बनावटी सोना भी कहा जाता है? तो बनावटी सोना किसे कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है। सोना नहीं है लेकिन उसे बनावटी सोना कहते हैं एल्युमिनियम ब्रांच को। इनमें से होता क्या क्या है? तो Cu और Al। जी हाँ, Cu मतलब कॉपर और Al मतलब तांबा, ये दोनों मिलकर के बनावटी सोना का निर्माण करते हैं। लूनर कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट। जी हाँ, लूनर कास्टिक। आपने देखा होगा कि जब आप मतदान करने जाते हैं, वोट देने गए होंगे अभी चुनाव में, तो आपने देखा होगा कि वोट देने के बाद आपको यहाँ पर निशान लगा दिया गया होगा, तो वही होता है, लूनर कास्टिक होता है, या सिल्वर नाइट्रेट भी कह लीजिए उसको। सिल्वर नाइट्रेट या लूनर कास्टिक से वो किया जाता है अंगुलियों पर निशान। हॉर्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड प्रयोग में लाया जाता है। हॉर्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किया जाता है। कौन सा कांच? फोटोक्रोमिक कांच बनाने में हॉर्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। 14 नंबर प्रश्न, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है तो फोटोग्राफी प्लेट में। जी हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग है वो फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उप धातु है। क्या है? उप धातु है और यह अर्धचालक भी है। यह सेमीकंडक्टर का भी उदाहरण है। सिलिकॉन जो है यह सेमीकंडक्टर का भी उदाहरण है और यह अर्धचालक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बनावटी हीरा, अभी आपने बनावटी सोना पढ़ा था, अब इसे बनावटी हीरा भी कहते हैं। तो कार्बोरंडम या सिलिकॉन कार्बाइड को, जी हाँ, सिलिकॉन कार्बाइड को बनावटी हीरा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान देना है। अवरक क्या होता है भाई? तो ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। जी हाँ, आवर्तक जो होता है ऊष्मा का चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है, ये ध्यान देना है। वायुयान के टायरों में भरा होता है। जो वायुयान होते हैं उनके टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो वायुयान के जो टायर हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन गैस। हीलियम उलियम अब मत लगाइएगा, नाइट्रोजन ही लगाइए। जब नाइट्रोजन ऑप्शन में रहे तो नाइट्रोजन ही लगाइए। शौचालय से किस गैस की बदबू आती है? आपने देखा होगा जब सामुदायिक शौचालय, पब्लिक पैलेस वाला शौचालय, जैसे कि आप स्टेशन पर चले गए या बस स्टैंड पर चले गए या सिनेमा हॉलों के जो पुराने सिनेमा हॉल हैं जिनकी रख रखाव अच्छी नहीं है,
तो चले जाइए, तो उनके शौचालय से बहुत गंदी बदबू आती है, स्मेल आती है, आप शौचालय कर नहीं पाएंगे। तो वहाँ भी एग्जामिनर बैठा था शौचालय में और पूछ रहा है आपसे कि भैया शौचालय से किस गैस की बदबू आती है, तो आप बताएंगे कि सर अमोनिया गैस की बदबू आती है। कहाँ? अमोनिया गैस की बदबू आती है। अब आप मछली बाजार में चले जाइए, तो वहाँ देखिए कि कहीं सड़ा हुआ मछली फेंका है, तो ये पूछ दे रहा है कि सड़े हुए मछली से किस गैस की बदबू आती है, तो सड़े हुए मछली से ओजोन गैस की बदबू आती है। किस गैस की? ओजोन गैस की बदबू आती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, किस गैस को अल्प मात्रा में सूंघने पर हंसी आने लगती है? कौन सी ऐसी गैस है जिसको आप अल्प मात्रा में अगर सूंघते हैं तो आप हंसना शुरू कर देंगे? तो इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड, जी हाँ, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इसको सूंघने पर हंसी आएगी अल्प मात्रा में, तो ये लाफिंग गैस भी कहा जाता है। समुद्री जहाज पर संकेत इत्यादि के लिए होम सिग्नल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट का। समुद्री जहाज में होम सिग्नल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। चूहे का जहर बनाने में प्रयोग करते हैं। चूहा मारने की दवा, सीधा चूहा मारने की दवा के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? जिंक फास्फाइड का। धूम्रपट स्मोक स्क्रीन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्फिन का। धूम्रपट स्मोक स्क्रीन बनाने में फास्फिन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, फास्फिन। देखिए, ये सारे प्रश्न डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएगा, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान एक दो बार पढ़िए, PDF देखिए, सब आपको याद रह जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखा होगा अस्पतालों में या फिर और कहीं, तो उसमें देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस ऑक्सीजन के साथ, तो वो हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी होती है? हीलियम गैस। तो ये भी ध्यान देना है आपको। उत्कृष्ट गैस की खोज किसने की थी? उत्कृष्ट गैस जो है उसकी खोज रैमजे ने की थी। रैले और रैमजे के द्वारा उत्कृष्ट गैस की खोज करी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न, स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस भी कहते हैं। तो ज़ेनॉन को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस, जी हाँ, किसे स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस की संज्ञा दी गई है, या किसे स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस भी कहा जाता है? तो ज़ेनॉन को, जी हाँ सही सुना, ज़ेनॉन को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है। चलिए 29 नंबर, सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात की जाती है तो फ्लोरीन जो है, जी हाँ, फ्लोरीन जो है वह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जी हाँ, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अश्रु गैस या आंसू गैस, अगर आपसे पूछे कि भैया आंसू गैस, तो बताएंगे अमोनिया को आंसू गैस भी कहा जाता है, या अश्रु गैस या टीयर गैस, तीनों एक ही चीज़ है। टीयर गैस, आंसू गैस, अश्रु गैस, तो अमोनिया। या पूछेगा कि अश्रु गैस का मुख्य घटक कौन है, तब भी बताएंगे अमोनिया। टीयर गैस का मुख्य घटक कौन है? अमोनिया। आंसू गैस का मुख्य घटक कौन है? अमोनिया। अनुपस्थित होती है किसमें? तो ऑक्सीजन जो है वह केरोसिन में अनुपस्थित होती है, ध्यान देना। किसमें? केरोसिन में अनुपस्थित होती है। चलिए 32 नंबर प्रश्न, प्रकृति रबर किसका बहुलक है? प्रकृति रबर जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रकृति रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड क्रिस्टल होते हैं किसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। किसका होता है? तो घड़ी में जो प्रयोग होता है क्रिस्टल, वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस, आपने देखा होगा कि वेल्डिंग करने में एक गैस का टंकी रखता है, उस टंकी से जोड़े हुए होता है, तो उस टंकी में कौन सा गैस होता है? तो हाइड्रोजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण होता है, उसमें हाइड्रोजन और एसिटिलीन गैस वेल्डिंग वाले जो है वह प्रयोग करते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट, कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट का नाम है तो सल्फोनेट। जी हाँ, सल्फोनेट का प्रयोग कपड़ा साफ करने वाले डिटर्जेंट में किया जाता है। 36 नंबर प्रश्न की बात करें, टूटी हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो टूटी हड्डी, अब आप देखते हैं कि जब हाथ पे टूट जाता है तो उस पर प्लास्टर किया जाता है, तो वह प्लास्टर जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। घरेलू ईंधन में प्रयोग किए जाने वाले LPG में मुख्यतः, अच्छा आपने देखा होगा घर में जो गैस होता है, गैस की जो लाल वाली टंकी है LPG, तो LPG में मुख्य घटक कौन सा है? तो LPG का जो मुख्य घटक है वह ब्यूटेन है। कौन है? ब्यूटेन। एक प्रश्न और बनता है कि LPG जो रिसाव होता है तो वो गंध का पता लगने के लिए उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो मिथाइल मार्कप्टन जो है वह मिला दिया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस, तो वनस्पति तेल से घी बनाने में तो ये प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। 39 नंबर, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, तो मंदक और प्रशीतक के रूप में कार्य करता है भारी जल। जी हाँ, भारी जल, वही भारी जल जो पहला प्रश्न था D2O, है ना।
तो न्यूक्लियर रिएक्टर की बात की जा रही है तो मंदक और प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज का प्रयोग, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड, एल्युमिनियम का ही अयस्क है बॉक्साइड, तो इसी का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से, ये ध्यान देना है। 41 नंबर, किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के लिए काम में लिया जाता है? हवाई जहाज का जो पुर्जा या रेल के डिब्बे का जो पुर्जा है वह एल्युमिनियम से बने मिश्र धातु को प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता होने से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में अगर कॉपर ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होता है? कॉपर की अधिकता होने से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में कॉपर की अधिकता होने से विल्सन रोग होता है। कौन सा? विल्सन रोग। 43 नंबर प्रश्न, वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत में सुरक्षित हो जाती है? वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत में सुरक्षित हो जाती है? तो इसमें एक नाम एल्युमिनियम का भी है, ध्यान दीजिएगा। किसका? एल्युमिनियम का भी है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 45, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर जो है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है। भविष्य का जो ईंधन है वह हाइड्रोजन को कहते हैं। जी हाँ, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक, तो धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक सीसा। जी हाँ, सीसा सही सुना। प्याज की कड़वाहट का कारण क्या है? तो प्याज में सल्फर की यौगिक उपस्थित होते हैं, इस वजह से प्याज का जो आप जब खाते हैं तो प्याज कड़वाहट टाइप का लगेगा थोड़ा सा, तो वह सल्फर की यौगिक के उपस्थिति के कारण। यूरेनियम का मुख्य अयस्क है, तो यूरेनियम का मुख्य अयस्क है तो पीच ब्लेंड। अब पूछता है कि पीच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो आप बताएंगे कि यूरेनियम का। तो इतने प्रश्न थे दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे।